फॉर एग्जाम्पल होता क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि भाई मेरे पास बहुत सारे वीक एसिड्स हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे वीक एसिड्स भी हो सकते हैं, या मेरे पास बहुत सारे वीक बेसिस भी हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई वीक एसिड या मेरे पास कोई वीक बेसिस है ना, या कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो क्या बनाता है, जो प्रेसिपिटेट बनाता है ना, कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। तो उन सब के लिए हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। उन सभी के लिए हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए हम कैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COH, तो हमें पता है कि भाई ये वीक एसिड है। अब अगर हमें पता है कि ये वीक एसिड है, इसका मतलब क्या है कि मैम अगर मैं पानी में इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाल भी दूंगी तो 100 के 100 डिसोसिएट होने वाले नहीं है। तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एम आई राइट? तो द आइडिया हियर इज कि मैम जब ये टूटा तो ऐसा हो सकता है कि मैंने डाले थे 100 मॉलिक्यूल पर टूटे सिर्फ 20, है ना। तो इसका मतलब ये अल्फा परसेंटेज टूट गया। अल्फा परसेंटेज ऑफ व्हाट? अल्फा परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल। ऐसा हो सकता था कि मैं 200 मॉलिक्यूल ले लूं और अगर ये 20% ही टूटता तो ये टूट जाता 20% ऑफ 200, इतने मॉलिक्यूल्स टूट जाते, यानी कि आंसर आता 40 मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन। तो कितने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं, देयर बाय 40 मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन। और कितने मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई 200 में से मैम 40 टूट गए, तो कितने बचे, 160 मॉलिक्यूल्स विल नॉट ब्रेक डाउन, 160 मॉलिक्यूल्स विल नॉट ब्रेक डाउन। एम आई राइट और नॉट? सो द आइडिया हियर इज व्हाट कि 160 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, 160 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे। एम आई राइट और नॉट? करेक्ट। तो द आइडिया इज व्हाट कि मैम इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे बोला जाए कि किसी एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो आपको ये चीज समझ आती है, 0.1 मोल्स पर लीटर है। तो आप ये समझो कि वो जो एसिड है उसका सोल्यूशन जब हमने बनाया होगा तो उसमें मैंने एसिटिक एसिड मिलाया होगा और उसमें मैंने वाटर मिलाया होगा, तो ये इस प्रकार से मेरा सोल्यूशन बना होगा। ये टोटल सोल्यूशन मेरा 1 लीटर रहा होगा और उस 1 लीटर पानी में मेरे पास एसिड के कितने मोल्स है, 0.1 मोल्स है। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? एसिड ये किसकी होती है, मोलैरिटी मतलब इट इज ऑलवेज द मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नहीं आई बात समझ? तो ये किसके मोल्स है, ये मोल्स ऑफ सल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे ये पता है कि मैम एसिटिक एसिड के मोल्स है 0.1 मोल्स। लॉजिकली सोचो तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास हैं, तो ये वाले जो मेरे मॉलिक्यूल्स है 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स है। और अगर अब मैं बोल दूं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे पास 2% है, मतलब 2% ऑफ 2, तो ये मेरा अल्फा हो गया। तो कई बार बुक्स क्या करती हैं, वो आपको सीधा अल्फा की वैल्यू 0.02 देती हैं। कहने का मतलब वो परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करके ही आंसर देती है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको परसेंटेज में दे दे तो भी बढ़िया, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको परसेंटेज में ना दे, है ना, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको परसेंटेज में दे दे तो भी बढ़िया, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको परसेंटेज में ना दे तो क्या करेंगे अपन लोग, तो हम कहेंगे जी ठीक है, हमको एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में दे दिया। और जब हमको वो डेसिमल नंबर की फॉर्म में दे दिया, इसका मतलब कि उसको उन्होंने 100 से डिवाइड करके ही दे दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको उन्होंने 100 से डिवाइड करके ही हमको दे दिया एज एन आंसर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जब उसको उन्होंने 100 से डिवाइड करके ही मुझे दे दिया आंसर, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका सिंपल मतलब ये हो गया
कि मैम अब मैं बोलूंगी कि 2% ऑफ 0.1 मोल्स CH3COOH के जो मॉलिक्यूल्स हैं विल गेट डिसोसिएटेड, विल गेट डिसोसिएटेड, एम आई राइट और नॉट? तो मेरे पास इसका मतलब आ गया 2/100 मतलब 0.02 इंटू 0.1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, अगर मैं लिख रही हूं तो मैं आपको खोल के बता रही हूँ, एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ कि भैया इतने मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं मोल्स की भाषा में भी निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे बताओ कि मेरे पास ये सॉल्व करके कितना आएगा, 0.02 इंटू 0.1। तो माई आंसर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, ये आ जाएगा मेरे पास 0.002 मोल्स। तो आउट ऑफ 0.1 मोल only 0.002 moles will get dissociated. Am I right or not? Are we understanding my point? Yes or no? तो कितने मॉलिक्यूल्स टूट गए? तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैम अगर बताओ सी इनिशियल कंसंट्रेशन है, सी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और वो अल्फा परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएटेड मोल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो कितना डिसोसिएट हो गया? अल्फा परसेंटेज ऑफ सी डिसोसिएट हो गया, यानी कि अल्फा सी, अल्फा बाय 100 इंटू सी डिसोसिएट हो गया। कभी कभी किताबें अल्फा आपको परसेंटेज की फॉर्म में बेटा नहीं देती हैं, अल्फा वो आपको देती हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका मतलब उन्होंने सीधा अल्फा बाय 100 करके दे दिया है। तो मैं ऐसा शॉर्टकट में लिखती हूँ, और 90% टाइम्स मैं बताऊं, 90% टाइम्स दे विल गिव यू अल्फा बाय 100 की वैल्यू। वो बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.02, तो बेसिकली वो 2/100 है, बेसिकली वो 2% है। अगर उसने बोला डिग्री ऑफ डिसीजन इज 0.15, तो वो 15/100 है, मतलब मोटा मोटा वो 15% है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग? So the idea here is going to be what? The idea here is going to be that ma'am, it is going to be alpha C. This is going to be my alpha C. Got the point? तो C टोटल मॉलिक्यूल्स थे इनिशियल, टोटल इनिशियल मॉलिक्यूल्स थे, और अल्फा सी उसमें से डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स थे। समझ में आ रही है बात? तो कितने मॉलिक्यूल्स बचे? तो लेफ्ट ओवर मॉलिक्यूल्स आर, so leftover molecules are, the leftover molecules are C minus C alpha। ये वो वाले मॉलिक्यूल्स है विच आर अनडिसोसिएटेड, ये वो वाले मॉलिक्यूल्स है विच आर अनडिसोसिएटेड। गॉट द पॉइंट? यस और नो? तो अब आप ये चीज समझो, और हमने एक सिंपल रूल पढ़ा है कि जो टूटता है, जो टूटता है वही प्रोडक्ट बनाता है। जो रिएक्टेंट टूट के खत्म हो जाता है वो इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि टूटा हुआ चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वही प्रोडक्ट बनाता है। एम आई राइट? जो टूटता है वही प्रोडक्ट बनाता है। यस और नो? जस्ट टेल मी, इज दिस कंसेप्ट क्लियर? तो यहां से अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं कि मेरे पास CH3COOH है और वो टूट रहा है, तो वो मुझे क्या देगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एम आई राइट और नॉट? तो मैंने कहा मैम इनिशियली मान लो C मोल्स थे, इसके C मोल्स पर लीटर थे, तो बेसिकली क्वेश्चन है मुझे C मोलर दे रखा था ऐसे, कैपिटल एम का मतलब C मोलर, C मोलर का मतलब C मोल्स पर लीटर। तो शुरू शुरू में कुछ भी नहीं बना था, तो प्रोडक्ट वाज जीरो। लेकिन धीरे 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 जैसे एसिडिक एसिड टूटना शुरू हुआ, तो कहाँ जाके इक्विलिब्रियम आया? मैंने कहा मान लो इफ इट डिसोसिएट्स, इफ इट डिसोसिएट्स बाय अल्फा परसेंटेज, तो इसका मतलब अल्फा परसेंटेज ऑफ सी टूट गया, तो सी अल्फा गेट्स डिसोसिएटेड, और जो टूट गया, अब मुझे लॉजिकली सोचो
कि एक मोल CH3COH से बेटा एक मोल CH3CO नेगेटिव और एक मोल H प्लस बनता है, बोलो हाँ ना। एक मोल CH3COOH से एक मोल CH3CO नेगेटिव और एक मोल H प्लस बनता है, बोलो हाँ ना। तो यहां से मुझे ये समझ आता है कि भाई इफ इट गेट्स डिसोसिएटेड बाय अल्फा परसेंटेज देन सी अल्फा गेट्स डिसोसिएटेड, एम आई राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट? तो जो टूट गया, जो टूट गया, कितने मोल्स टूट गए? अल्फा सी मोल्स गेट्स डिसोसिएटेड, अल्फा सी मोल्स गेट्स डिसोसिएटेड, एम आई राइट? तो कितने मोल्स बन गए? एक मोल से एक मोल CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन बनता है और एक मोल एसिटिक एसिड से बचे एक मोल H प्लस बनता है, बोलो हाँ ना। तो मेरे पास ये कितना आएगा? तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो क्या अब हमें ये बात समझ आती है कि CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये C मोल्स थे तो ये 0 0 था टाइम T इक्वल टू 0 पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता बेटा, जैसे जैसे टाइम बीता, टाइम T इक्वल टू 0 पे, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो C में से C अल्फा परसेंटेज टूट गया, ये टूट गया, और एक मोल से एक मोल बनता है तो सी अल्फा मोल्स टूटने पे सी अल्फा मोल्स इसके और सी अल्फा मोल्स इसके बन गए, बोलो हाँ ना। भाई 10 मोल्स थे, 10 मोल्स में से 2 मोल्स टूट गए, तो जो टूट गए वो प्रोडक्ट बना दिए, तो 1 से 1 मोल ये 1 मोल ये बन रहा है, तो 2 मोल से 2 मोल CH3CO नेगेटिव और 2 मोल H प्लस बनेगा, बोलो हाँ या ना। येस और नो, आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो हमें यहाँ से क्या समझ में आएगा कि सी में से सी अल्फा मोल्स अगर टूट गए, सी में से अगर सी अल्फा मोल्स टूट गए तो ये सी अल्फा और ये सी अल्फा मोल्स बन गए, बोलो हाँ ना। गॉट द पॉइंट? तो अब हमने कहा कि भाई अल्फा परसेंटेज टूटने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया भाई। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया इसका मतलब क्या है बताओ? कि भाई मैम मेरे पास एट इक्विलिब्रियम अब ये कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो गई। इसके बाद CH3COH अब ना ज्यादा टूटेगा, इसके बाद CH3COH ना टूट रहा है, समझ लो, और ना ही और ज्यादा एसिडेट आयंस और बहुत ज्यादा H प्लस आयंस बन रहे हैं, ये एसिडेट आयंस है। तो ना ही CH3CO नेगेटिव बन रहा है और ज्यादा, जितना बनना था उतना बन गया, जितना H प्लस बनना था उतना H प्लस बन गया, तो इक्विलिब्रियम आ गया, बोलो है ना। तो के इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with each concentration term, with each concentration term raised to a power equal to its stoichiometric coefficient। तो stoichiometric coefficient तो 1 ही है इस केस में। तो अगर stoichiometric coefficient is 1, अगर stoichiometric coefficient is 1, what does that mean? कि ये है मेरे पास सी अल्फा, ये है मेरे पास सी अल्फा, ये है मेरे पास सी माइनस सी अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी माय के इक्विलिब्रियम, एम आई राइट और नॉट? और क्योंकि हम ये एसिड के लिए लिख रहे हैं, और अब आप लॉजिकली समझो, एसिड अपने आप तो टूटेगा नहीं, पानी तो डालना ही पड़ेगा, तो बेसिकली हम इसमें ये और लिखेंगे इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और कितना वाटर है? कितना वाटर है? टेंटेटिवली वाटर इज फुल कंसंट्रेशन 1 लीटर लेके चलते हैं वाटर का हम, ठीक है ना, कि वाटर जितना भी लिया है वाटर ज्यादा टूट नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? वाटर तोड़ने का काम करता है, वाटर खुद बहुत कम टूटता है, तो डिसोसिएशन बाय वाटर इज वेरी वेरी नेग्लेजिबल, ठीक है। वाटर कितना टूटता है? सिर्फ 10⁻⁻7 मोल्स टूटेगा वाटर, 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। और एसिड टूट रहा है 0.002, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब मुझे क्या समझा कि अगर एसिड सिर्फ 0.002 मोल्स टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि आइडियली एसिड ज्यादा टूट रहा है, एसिड की मोल ज्यादा टूट रहे हैं, तो पानी के मुकाबले अगर ध्यान रखो तो 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर पानी टूटता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू बहुत कम है बेटा। तो हम ये मान के चलते हैं कि द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज नेग्लेजिबल।
नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का देखते हैं बेटा, फॉरवर्ड अपॉन ये फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड हो जाता है ना, तो इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो देखेंगे। सही बात है। तो यहां से मेरा के इक्विलिब्रियम कितना बन गया ये बताओ, बन गया सी अल्फा इंटू सी अल्फा, नीचे से सी कॉमन निकाल दू तो 1 - अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी माई के इक्विलिब्रियम। बेसिकली क्या है के इक्विलिब्रियम? कंसंट्रेशंस का रेशियो है। ये बात समझ आती है, यस और नो लिखते जाना। ये बात समझ आती है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ। तो वो कंसंट्रेशन कितने पे कांस्टेंट हुई? भाई अगर 100 मॉलिक्यूल लिए थे या 200 मॉलिक्यूल लिए थे, 2% टूटने के बाद वो कांस्टेंट हो गई, तो 2% ऑफ 200 टूट गई। कितने टूट गए? 4। तो 200 में से मोटा मोटा 4 हटा दो, तो ये 4 और ये 4 बन गया, अब ये फिक्स हो गई 4 4 पे। तो 4 कैसे आया? अल्फा ऑफ सी आया कि नहीं आया? 2/100 ऑफ 200, ये सी था और ये अल्फा था। नहीं यही बात समझ। तो 4 इज बेसिकली सी अल्फा, और बचा कितना? 196, क्योंकि 200 में से जो 4 टूटे वो तो टूट के प्रोडक्ट बना दिए। जो बचे वो कितने बचे? 200 माइनस 4। नहीं यही बात समझ। तो मैंने इन कंसंट्रेशन की जगह सी अल्फा की जगह क्या लिख दिया? CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन की जगह सी अल्फा लिख दिया, और यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन की जगह भी सी अल्फा लिख दिया। डिनोमिनेटर में वाटर की कंसंट्रेशन को वही रखा है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन इज टेकन टू बी कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि वाटर डज नॉट डिसोसिएट मच, बिकॉज वाटर डज नॉट डिसोसिएट मच। yes or no? And because water does not, so this becomes what? C alpha into C alpha upon C into 1 - alpha. Am I right or not? Yes or no? Got the point? Okay. अब बताओ जरा। तो K इक्विलिब्रियम इंटू अनदर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं Ka। Ka को कैसे रीड करते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बन जाएगा C² अल्फा स्क्वायर बाई C into 1 - अल्फा। C से C कैंसिल हो गया। Ka here is going to be C alpha square by 1 - अल्फा। ठीक है, और ये हम इक्विलिब्रियम किसके लिए लगाते हैं? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अगर हम इसको सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर इसको हम सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगा रहे हैं, इसका मतलब कि मैम अल्फा इज लेस देन 5%, तभी वो वीक एसिड कंसिडरेबल, मतलब वो तभी बहुत वीक माना जाएगा। मतलब अल्फा अगर लेस देन 5% है, देन दैट डिसोसिएशन इज नेग्लेजिबल, देन दैट डिसोसिएशन इज नेग्लेजिबल। बात समझ में आ गई? ओनली देन दैट डिसोसिएशन इज नेग्लेजिबल। तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई C alpha square by 1 - अल्फा। यस और नो? इज दिस पार्ट क्लियर? तो के की वैल्यू आ गई C alpha square by 1 - अल्फा। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी माई के। यस और नो? ओके। तो अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ अल्फा 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 लेस देन 1। कब? जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है। 5% का मतलब 5/100 है, मतलब 0.05 है। तो अल्फा कब नेग्लेजिबल है बताओ? अल्फा कब नेग्लेजिबल है? जब लेस देन 5% है। तो मैंने कहा इफ अल्फा इज लेस देन 5%, देन के इज इक्वल्स टू।
तो हम क्या कर सकते हैं, 1 - अल्फा को टेंटेटिवली, जैसे 1 में से 0.001 घटा दो, तो ये नियर अबाउट 0.999 ही आ रहा है, विच इज नियर अबाउट 1 ओनली। तो 1 - अल्फा को टेंटेटिवली 1 लिखा जा सकता है अगर अल्फा बहुत छोटा है तो यहां से लिखा जाएगा के इज गोइंग टू बी सी अल्फा स्क्वायर बाय 1। तो देन 1 - अल्फा इज नियरली नियरली इक्वल्स टू 1। तो यहां से मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के ए बाई सी, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के बाई सी। तो कई बार सवाल में ना मुझे डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन दिया नहीं होता है, मुझसे पूछते हैं कि बताओ डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन नेग्लेजिबल हो रही है कि डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन नेग्लेजिबल नहीं हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन दिया वीक एसिड ऑफ कंसंट्रेशन 0.2 मोलर इज सेट टू एक्वायर equilibrium, and hence is said to acquire equilibrium, and hence the degree of dissociation, the dissociation constant is, so when the question says the dissociation constant is, and hence the dissociation constant is 2.1 into 10 raised to the power minus 6. Okay, check whether alpha is negligible or not. अब अल्फा नेग्लेजिबल कहाँ कहाँ पे है मुझे इतना बता दो। मुझे ये पता है कि अल्फा अगर लेस देन 5% है, अल्फा अगर 0 से 5% के बीच में है ना, तो अल्फा नेग्लेजिबल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये वाला स्टेप जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में करा रही हूँ, ये हर ये हर जगह लगेगा आपका, ठीक है। ये वाला स्टेप जो हर जगह करवा रही हूँ, ठीक है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा, इसको ध्यान समझिएगा। दिस गोना बी, अगर अल्फा इज लेस देन 0 and 5%, क्या अल्फा मेरे पास बताओ उसको ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो, बोथ ऑफ यू? हाँ या ना? अल्फा इज नेग्लेजिबल अगर वो इस रेंज में लाई करता है, 0 से 5% की रेंज में लाई करेगा, तो देन अल्फा इज नेग्लेजिबल। अच्छा, अल्फा एग्जैक्टली फॉर्मूला के हिसाब से हमने निकाला क्या है? अल्फा इज के ए बाई सी का अंडर रूट। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ अल्फा को अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी, दैट शुड बी बिटवीन 5/100। और मुझे बार बार अंडर रूट निकालने का कोई मतलब नहीं है ना, मुझे बार बार अंडर रूट निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी? इट इज गोइंग टू बी 0 < के ए बाई सी, स्क्वायरिंग कर दूं, squaring the entire alpha on all three sides, on all three sides, मतलब तीनों इनइक्वालिटी पे कर दूं सॉल्व। तो 0 का स्क्वायर विल बी लेस देन अंडर रूट ऑफ के बाई सी का अंडर रूट विल बी लेस देन 5/100 का होल स्क्वायर। के बाई सी का होल स्क्वायर करूंगी तो क्या निकल के आएगा? तो मेरे लिए के ए बाई सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 और 100 का स्क्वायर इज 10,000। तो इसको लिखा जाएगा कि अगर के ए बाई सी है वही तो अल्फा का स्क्वायर है। बोलो, अल्फा क्या था? के ए बाई सी का अंडर रूट। अल्फा स्क्वायर क्या था? अल्फा स्क्वायर क्या था मुझे बताओ? दिस इज गोइंग टू बी 25 इंटू 10 की पावर -4। दिस वैल्यू दैट वी हैव इज गोइंग टू बी अल्फा स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -4 से छोटी आ गई, क्लियरली मेरा अल्फा नेग्लेजिबल है, क्योंकि 25 इंटू 10 की पावर -4 इज बेसिकली 5% का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? करेक्ट। तो आप देखो सवाल, देखो सवाल मुझे कहता है कि बताओ इसमें अल्फा नेग्लेजिबल है कि नहीं। अगर अल्फा नेग्लेजिबल है तो वो एक तरह से ये पूछना चाह रहा है कि 1 - अल्फा टेंटेटिवली 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताओ।
तो करके देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है सी, और ये दे रखा है के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फा की वैल्यू होती है के ए बाई सी का अंडर रूट। तो मुझे इसकी वैल्यू के ए बाई सी निकाल के देखनी है, के ए बाई सी निकालो। अगर वो 25 × 10⁻⁴ से छोटा आ गया तो हाँ अल्फा नेग्लेजिबल है। तो के ए की वैल्यू कितनी है, 2.1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.2। 0.2 का 10 ऊपर लगा दूं तो ये बन गया मेरे पास 2.1 × 10⁻⁵/-5/2। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब बताइए क्या है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1.05। तो ये है 1.05 × 10⁻⁵ क्या ये वैल्यू 25 × 10⁻⁴ से छोटी है? बोलो। 10⁻⁴ भी बना देंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ। अगर तुम पावर सेम भी कर दो तो क्या करे, इसको इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 कर दूं? बोलो हाँ है ना। इसको इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 कर दूं कि नहीं कर दूं? तुम 10 की पावर सेम कर लो। तो 10 × 10⁻⁵ कितना आ जाएगा, 10⁻⁴। और ये आ जाएगा 1.05/10। पावर भी अगर तुमने सेम कर ली तो भी ये वैल्यू निकल के आएगी 0.105 × 10⁻⁴। तो हर हाल में ये वैल्यू 25 × 10⁻⁴ से छोटी ही है। हेंस यहाँ पे अल्फा नेग्लेजिबल होगा इस सवाल में। और हेंस वन मैं अल्फा को मैं 1 ले लिया करूंगी। तो क्या मैं हर जगह अल्फा नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? नहीं। जहां पर भी मेरा के ए बाई सी, जहां पर भी मेरा के ए बाई सी 25 × 10⁻⁴ से छोटा आएगा, उस सवाल के लिए हम बोलेंगे कि जी अल्फा नेग्लेजिबल है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? उस सवाल के लिए हम बोलेंगे कि भाई अल्फा नेग्लेजिबल है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ठीक है बात। और देखो, अगर मुझे ऐसे बोला गया तो हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं जो हमने पढ़ा है ना ऊपर, के ए बाई सी का अंडर रूट इज बेसिकली अल्फा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। व्हाट इज ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ? व्हाट इज ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ? ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करोगे, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूट करते जाना, मिठास कम करते जाना, पानी बढ़ाते जाना। अगर सोल्यूशन अगर सोल्यूशन हमारा किस में है, पानी में बना हुआ है, एक्वा सोल्यूशन है, तो हम कहते हैं अगर सी घट रहा है तो डाइल्यूशन हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है। तो अल्फा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसको इस लॉजिक से सोचो कि जितना पानी किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ अरेंज हो पाएगा, जितना पानी किसी भी मॉलिक्यूल के चारों तरफ अरेंज हो पाएगा, वो उतना ज्यादा आसानी से उस मॉलिक्यूल को तोड़ पाएगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है किसी एसिड या बेस का, तो उसके चारों तरफ अपने को ज्यादा पानी इकट्ठा करना है, तो जितना तुम पानी डालते जाओगे हाईली लाइकली वो डिसोसिएट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि के बाई सी अंडर रूट इज बेसिकली माई अल्फा। तो एज सी टेंड्स टू जीरो, देन एज सी टेंड्स टू जीरो, देन अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर कंसंट्रेशन जीरो की तरफ पहुंच रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंफिनिटी पहुंच जाता है, मतलब 100% डिसोसिएशन हो जाता है। जितना तुमने डाला है वो सब चला जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो की तरफ पहुंचने का मतलब वॉल्यूम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। पानी तुमने भर दिया है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स की तो कोई कमी है नहीं, तो वो एसिड के मॉलिक्यूल को घेर रहे हैं अच्छे से। और जितना पानी एसिड के मॉलिक्यूल को घेरेगा अपने चार्जेस के हिसाब से, उतना ज्यादा इस बॉन्ड को आराम से तोड़ पाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? यस और नो? इज दिस पार्ट क्लियर? एनी डाउट्स गाइस, जस्ट टेल मी। ठीक है, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब करो एक सवाल। हाँ ऑब्वियसली बात है, किसी भी सॉल्ट को सी उस पर डाल दे, स्विमिंग पूल में डाल दे। एक चम्मच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले, उसको स्विमिंग पूल में डाल दे। अब बता टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो रियलिटी में तो यू कैन डेफिनेटली रीच दैट, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन तुमको खुद ही बनानी पड़ेगी।
समझ रहे हो ये कंसेप्ट? एनी डाउट्स इन दिस जस्ट? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देती हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया मैंने क्वेश्चन दिया मैंने कहा फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। अब लॉजिकली ये सोचो कि अगर फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट होके इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि इक्विलिब्रियम से वीक एसिड्स में ही अटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम से वीक एसिड्स में ही अटेन हो सकता है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि मैम फॉर्मिक एसिड है HCOOH, जब ये टूटेगा तो हमें पता है ये टूटेगा ऐसे HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये मेरा है फॉर्मेट आयन और ये मेरे है हाइड्रोनियम आयन, और दिस इज गोइंग टू बी माय फॉर्मिक एसिड। तो क्वेश्चन कहता है जी इसका के हमने दे दिया आपको 2 × 10⁻⁻⁷ और कंसंट्रेशन मैंने आपको दे दी इसकी 0, मैंने कंसंट्रेशन दे दी आपको 3 मोलर। तो क्वेश्चन से बताओ इसकी डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन नेग्लेजिबल होगी कि नहीं होगी, बताओ। इसकी डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन नेग्लेजिबल होगी कि नहीं होगी? तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको पता है अल्फा इज गोइंग टू बी KA/C का अंडर रूट। तो अगर अल्फा 5% से छोटा है तो नेग्लेजिबल है। 5% का मतलब हो गया 5/100। So alpha square, if it is less than 5/100, then it is negligible. Am I right or not? So alpha square, if it is less than 5%, then it is going to be 5/100. Got the point? तो अल्फा किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KA/C, क्योंकि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगी अगर, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर की KA/C। सो दिस इज गोइंग टू बी 5/100 का होल स्क्वायर। तो मेरा अल्फा इससे छोटा होना चाहिए। तो अल्फा निकालो जरा भैया। KA/C, के कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁷ और कंसंट्रेशन दे रखी है 3 मोलर। सॉल्व करो 0.66 × 10⁻⁻7। तो अगर मुझे इसको 10⁻⁴ बनाना है तो मैं ऐसे करती हूँ इंटू 1000 कर लेती हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि 10⁻⁻7 और 10⁻⁴ के बीच में 10⁻³ का गैप है। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10⁻⁻4, और इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 0.00066। क्या ये हर हाल में 25 × 10⁻⁻4 से बहुत छोटा है? यानी कि अल्फा इज नेग्लेजिबल। और अगर अल्फा नेग्लेजिबल है मतलब 1 - अल्फा को हम टेंटेटिवली कितना ले सकते हैं, 1 इस सवाल के अंदर लिया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई तो बताइए। इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? So this is going to be my equilibrium constant and checking out whether alpha is negligible or not.